हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पढ़ाएंगे प्रगलन। इसके पहले पढ़ाए थे भर्जन की क्रिया। इसके पिछले वीडियो में भर्जन पढ़ाए थे या कॉपर का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, जो कि सिलेबस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो प्रगलन है, प्रगलन की क्रिया वात्याभट्ठी में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले वात्याभट्ठी को बना लेंगे। तो इस तरह से वात्याभट्ठी बनाएंगे। इस तरह से वात्याभट्ठी बना लेंगे। एक यहाँ पे निकास द्वार होगा और यहाँ पर यह टुयर लगा होता है, टुयर। और इस तरह से चित्र बना लेंगे। क्योंकि चित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए। और इस तरह से तो इस तरह से यह वात्याभट्ठी तैयार होगी। यह यहाँ से जुड़ जाएगा। यह ऊपर से व्यर्थ गैसें निकलती हैं, व्यर्थ गैसें। और यहाँ पे घान को डाला जाता है। घान है और यह इसको कोन बोलते हैं, कोन। यह इस्पात का आवरण होता है, इस्पात का आवरण। और यहाँ पर यह अग्नि सह ईंटें होती हैं, अग्नि सह ईंटें। और यह होता है टुयर। टुयर। और यहाँ पर यह हो जाएगा पिघली हुई धातु। और यह निकास द्वार इसको बोलेंगे, निकास द्वार। और यह भी निकास द्वार है, निकास द्वार। और यहाँ पर यह हापर है, हापर। तो सबसे पहले यह है वात्याभट्ठी। यहाँ पे 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड या 1200 से
1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 1000 से 1200, और यहाँ पे 800, 850 से 950, और यहाँ पे 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 450। तो यह वात्या भट्ठी है, वात्या भट्ठी। तो इस वात्या भट्ठी में क्या करते हैं कि सबसे पहले वात्या भट्ठी के बारे में जानेंगे। वात्या भट्ठी दो प्रकार की होती हैं, एक बड़ी वात्या भट्ठी, एक बड़ी वात्या भट्ठी होता है, और दूसरा होता है छोटी वात्या भट्टी। छोटी वात्या भट्टी, तो जो बड़ी वात्या भट्टी होती है इसकी लंबाई 25 से 60 मीटर होता है, 25 से 60 मीटर, और इसका व्यास जो होता है, व्यास 1 से 2 मीटर होता है, 1 से 2 मीटर। और यहाँ पर जो छोटी वात्या भट्टी होती है, इस छोटी वात्या भट्टी की जो लंबाई होती है वो 6 से 8 मीटर होता है, और व्यास क्या होता है, 1 से 2 मीटर होता है। यानी कि जो बड़ी वात्या भट्टी होती है उसकी लंबाई 25 से 60 मीटर, और व्यास, छोटी वात्या भट्टी की लंबाई यह होती है 6 से 8 मीटर, और जो व्यास होता है वह 1 से 2 मीटर होता है। तो इस तरह से जो बड़ी वात्या भट्टी होती है यह आयरन के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आयरन क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। और जो छोटी वात्या भट्टी होती है वह कॉपर के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, मुलायम होता है। इसकी वजह से छोटी वात्या भट्टी का प्रयोग कॉपर के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो अब यहाँ पर देखेंगे वात्या भट्टी क्या होता है। वात्या भट्टी अग्निशय ईंटों की बनी होती है, यानी कि जो इसका आंतरिक सतह होता है वह अग्निशय ईंटों का होता है और बना होता है, और इस पर बाहर से इस्पात का आवरण लगा होता है, और ऊपर से हापर लगा होता है जो कि कोन इसमें लटका होता है, और यहाँ से घान को गिराया जाता है हापर द्वारा, इस भट्टी में डाला जाता है। और यह टुइयर है, टुइयर, इस टुइयर द्वारा गर्म वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। तो यह भट्टी, यह नीचे क्या होता है, नीचे चूल्हा होता है। तो नीचे चूल्हा होने के कारण इसका ताप सबसे नीचे क्या होगा, बहुत अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस भट्टी में घान को ऊपर से डाला जाता है, यानी कि जो ऐश का घान होता है 100 किलो 50 किलो का, उसको पर द्वारा धीरे धीरे इसमें डाला जाता है। और इस भट्टी में जो जो घान ऊपर से नीचे आता जाता है तो क्या होता है, इसका तापमान बढ़ने के कारण, इसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण या तापमान बढ़ने के कारण यह वात्या भट्टी के निचले भाग में आकर पिघल जाती है। तो और इस प्रकार से टुइयर द्वारा वायु का गर्म झोंका प्रवाहित करने पर ऐश में उपस्थित जितनी भी व्यर्थ गैसें होती हैं वह बाहर, व्यर्थ गैसें भट्टी के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती हैं।
और यहाँ पर जो पिघली हुई धातु होती है वह नीचे बैठ जाती है और धातु मल क्या होता है ऊपर तैरने लगता है, जिसे ऊपरी निकास द्वार द्वारा अलग कर लिया जाता है तथा पिघली हुई धातु को निचले निकास द्वार द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो वह अगले प्रोसेस में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रगलन की परिभाषा होती है कि किसी भी अयस्क में उपस्थित जो सांद्रित अयस्क होता है उसमें जो अगलित अशुद्धियाँ होती हैं उसमें कोक और सिलिका मिलाकर पिघलाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, या प्रगलन वात्या भट्ठी में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर यानी कि यह छोटी वात्या भट्ठी है, इसमें कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भर्जित अयस्क होता है, भर्जन, अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे भर्जन। तो भर्जित जो अयस्क होता है, अयस्क में कोक वह सिलिका मिलाकर इसको हापर द्वारा यानी कि इसमें क्या होता है कि भर्जित अयस्क में कोक और सिलिका मिलाकर इस हापर की सहायता से वात्या भट्ठी के ऊपरी भाग से डाला जाता है। यह ज्यों-ज्यों ऊपर से नीचे आता जाता है त्यों क्या होता है कि इसका तापमान, नीचे भट्ठी होने के कारण इसका तापमान बढ़ता जाता है। यानी कि भट्ठी के नीचे चूल्हा होता है जिसके कारण इसका तापमान बढ़ता जाता है और त्यों क्या होता है, यह पिघलता जाता है और ट्यूजर द्वारा वायु का गर्म झोंका प्रवाहित करते हैं। तो जो भी अयस्क में व्यर्थ गैसें होती हैं वह भट्ठी के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती हैं और पिघली हुई धातु के ऊपर धातु मल एकत्रित तैरता रहता है, जिसे ऊपरी निकास द्वार द्वारा अलग कर लिया जाता है तथा जो पिघली हुई धातु होता है वह निचले निकास द्वार द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे हम तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और इसमें कंप्लीट नोट्स भी मिलेगा। आप लोगों को यही फ़ायदा भी है कि आराम से नोट्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भर्जित अयस्क में क्वार्ट्ज इसको सिलिका भी बोलते हैं, सिलिका तथा कोक मिलाकर मिश्रण को एक छोटी वात्या भट्ठी में पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है। यह भट्ठी स्टील की प्लेटों का बना होता है
इसकी ऊंचाई 6 से 8 मीटर तथा व्यास 1 से 2 मीटर होता है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी वीडियो को सब्सक्राइब करेगा तो यहाँ पर अब 4-5 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा एकदम, वो भी नोट्स के माध्यम से। नोट्स भी दिया गया है। होता है इस भट्ठी में घान को हापर द्वारा भट्ठी में डाला जाता है तथा भट्ठी के निचले भाग में टुइयर द्वारा वायु का गर्म झोंका प्रवाहित करने पर अयस्क में उपस्थित गैसीय अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, तथा गलित पदार्थ भट्ठी के तल में एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर Cu2O प्लस FeS पीछे यह भर्जित अयस्क में वर्जन की क्रिया में प्राप्त हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड को यह परस्पर अपक्रिया करते हैं तो Cu2S प्लस FeO प्राप्त होता है। फिर यह FeS जो होता है यह फिर वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह ऑक्सीकृत होकर FeO बना लेता है और यह सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। और फिर जो फेरस ऑक्साइड है यह सिलिका से अपक्रिया करके कर लेता और यह फेरिक सिलिकेट बना लेता है, FeSiO3 फेरिक सिलिकेट प्राप्त होता है। इसे कहते हैं धातु मल कहते हैं। और यह धातु मल क्या होता है, ऊपरी निकाय द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो और अब जो शुद्ध धातु होता है वह नीचे बैठा रहता है, उसको निचले निकाय द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग प्रगलन पढ़ें। अब
इसके बाद पढ़ेंगे बेसमरीकरण विधियाँ, बेसमरीकरण, जिसको कि अगले वीडियो में बता देंगे। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को कंप्लीट नोट्स भी मिलता रहे। और वीडियो को सब्सक्राइब करने पर यह होता है कि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।